हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि कोई संख्या 53 से उतनी बड़ी है जितनी वह 95 से छोटी है तो वह संख्या कौन सी है? मेरे भाई ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम टॉपिक से लिया गया है और आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर नंबर सिस्टम से लगभग 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए एक बहुत ही शानदार और छोटा सा फॉर्मूला है और यदि यह फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? तो मेरे भाई यहां पर देखिए फॉर्मूला है x प्लस वाई बटा में 2। अब यहां पर देखिए मेरे भाई इस फॉर्मूले का यूज करके इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यदि हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है तो सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई x के स्थान पर हम क्या रखेंगे या x के बराबर में रखेंगे हम पहली संख्या जो कि क्या है 53 है, ठीक है। तो x के स्थान पर हम रखेंगे 53। इसी प्रकार से y की वैल्यू क्या होगी? तो मेरे भाई यहां पर देखिए दूसरी संख्या क्या है 95, तो यहां पर देखिए y के स्थान पर हम रखेंगे 95। अब देखिए x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और वह संख्या कौन सी है यह हमें ज्ञात करेंगे। देखिए मेरे भाई फॉर्मूला है x प्लस वाई बटा में 2, तो x के स्थान पर हम रखेंगे 53, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है प्लस y के स्थान पर रखेंगे 95, ठीक है, और इसके बटा में कर देंगे 2। अब यहां पर देखिए इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 53 और 95, तो मेरे भाई 53 और 95 मिलकर बन जाएगा 148 और यहाँ पर देखिए 148 को हम क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे, तो 148 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 74, यानी कि वह संख्या होगी 74 जो 53 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 95 से छोटी है। अब हमें देखना है कि 74 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 74 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और 80% अभ्यर्थियों का कमेंट आता है कि सर हमें मैथ नहीं समझ में आता है, तो मेरे भाई मैं आपको एक गारंटी देता हूं यदि आप हमारे साथ एग्जाम तक जुड़े रहते हैं तो मैथ की ऐसी शानदार ट्रिक के साथ में हम आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना सिखाएंगे, ठीक है। और मेरे भाई आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर और फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे
अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि कोई संख्या 36 से उतनी बड़ी है जितनी वह 88 से छोटी है तो वह संख्या कौन सी है? मेरे भाई ये दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से लिया गया है और हम आपको एक टॉपिक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपको एक ही क्लास के अंदर वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और जब भी उस टॉपिक से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिले तो आप उस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लो। तो मेरे भाई एक काम कीजिए, जल्दी से इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और यदि आपने इस प्रश्न को सोल्व कर दिया तो उम्मीद है कि मुझे आपको पिछला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया है और जिन अभ्यर्थियों को पिछला क्वेश्चन समझ में आया था वही अभ्यर्थी इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा। देखिए मेरे भाई यहाँ पर सोल्व करेंगे कैसे, आपसे पूछा गया है कि यदि कोई संख्या 36 से उतनी बड़ी है जितनी कि 88 से छोटी है तो वह संख्या कौन सी है। इसके लिए मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला क्या था, तो यहां पर ध्यान से देखिए फॉर्मूला था x प्लस वाई बटा में 2। अब यहां पर देखिए मेरे भाई x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, यहां पर देखिए x के स्थान पर मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए, x के स्थान पर हम रखेंगे पहली संख्या जो क्या है 36 है, तो x के बराबर में रख देंगे 36। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए y के बराबर में हम रखेंगे दूसरी संख्या जो कि क्या है 88। ठीक है, यहाँ पर y बराबर में रख देंगे 88। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है, फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे x और y की वैल्यू रखेंगे और इसको क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। ध्यान से देखिए फॉर्मूला है x प्लस वाई बटा में 2, x के स्थान पर हम रखेंगे 36। ठीक है, उसके बाद में क्या है प्लस में y के स्थान पर हम रखेंगे 88, उसके बाद में क्या है बटा में 2, तो यहाँ पर हम लगा देंगे बटा में 2। अब इसको सोल्व करिए तो मेरे भाई 36 और 88 को आपस में ऐड करेंगे तो 36 और 88 मिलकर बन जाएगा 124 है और बटा में कितना है 2। अब 124 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 124 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 62 है, यानी कि वह संख्या 62 है जो 36 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 88 से छोटी है। अब हमें देखना है कि 62 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 62 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और जिन भी अभ्यर्थियों का आंसर 62 आया था समझना उनकी तैयारी बेहतर है और जो भी मैं आपको इस क्लास के अंदर करवा रहा हूं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न भी आपके सामने मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति टॉपिक से लिया गया है। और मेरे भाई ये प्रश्न जो आपके सामने दिया गया है ये आरआरबी ग्रुप डी 16 सितंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और पता लगाना है कि आपको क्या पूछा गया है प्रश्न में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में बोला गया है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 15, तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। यानी कि सबसे पहले हम निकालेंगे मध्य संख्या। मध्य संख्या कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं मध्य संख्या। ठीक है मेरे भाई, मध्य संख्या कैसे निकालेंगे, तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 15, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। ठीक है, मध्य संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी संख्याएं हैं उनका टोटल योग कितना है, तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15
मध्य संख्या निकालने के लिए जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं से इस 15 को भाग कर देंगे। तो 3 क्रमागत संख्या है तो 15 को 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 15 को 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है, यानी कि मध्य की संख्या होगी 5। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा, यानी कि इस 5 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो 5 का वर्ग होता है मेरे भाई कितना, 25 है, यानी कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो मध्य संख्या का वर्ग होगा 25 है। और ध्यान से देखिए 25 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 9 क्रमागत संख्याओं का कुल योग 72 है तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। मेरे भाई ये चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से ही लिया गया है। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। मेरे भाई मैंने अभी आपको पीछे समझाया था कि इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले प्रश्न में बोला गया है कि 9 क्रमागत संख्याओं का कुल योग है 72 तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मध्य संख्या निकालेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम क्या निकालेंगे, मध्य संख्या। और देखिए एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को सोल्व करो तब आप कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करो, ठीक है। यानी कि आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को देखने से बेहतर है कि हाथ से सोल्व करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। मध्य संख्या निकालेंगे कैसे, तो मेरे भाई 9 क्रमागत संख्याओं का कुल योग कितना है 72, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 72 है। कुल कितनी संख्या है, यानी कि 9 क्रमागत संख्याओं का कुल योग है 72, कुल संख्या कितनी है 9, ठीक है। क्रमागत 9 संख्याएं हैं तो 72 को क्या कर देंगे, 9 से भाग कर देंगे। तो 9 को यानी कि 72 को 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 × 72, यहाँ पर आ जाएगा 8। ये तो 8 क्या है, मध्य संख्या है, लेकिन आपसे पूछा गया है मध्य संख्या का वर्ग, यानी कि मेरे भाई आपसे पूछा गया है 8 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है, तो मेरे भाई 8 का वर्ग होता है 64, यानी कि 9 क्रमागत संख्याओं का कुल योग 72 है तो मध्य संख्या का वर्ग होगा 64। अब हमें देखना है कि 64 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 64 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा एग्जाम में तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और देखिए मैंने आपको मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से 4 क्वेश्चन करवाए हैं और आपके एग्जाम के अंदर मेरे भाई कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या अब भी आप एग्जाम के अंदर जो ये 2 क्वेश्चन आएंगे इनको नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाएंगे सर, बिल्कुल हम इन दोनों क्वेश्चनों को कर पाएंगे, ठीक है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरे भाई जो हमने मास्टर PDF सेट तैयार किया है आपके एग्जाम के लिए वो इसी टाइप के बहुत ही शानदार क्वेश्चनों से तैयार किया है। तो जो भी अभ्यर्थी पहली बार के अंदर एग्जाम को क्रैक करना चाहता है वो पीछे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके मास्टर PDF सेट को ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान या औसतें क्या होगा। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने मैथमेटिक्स के एवरेज यानी कि औसत टॉपिक से लिया गया है। और मेरे भाई ये प्रश्न RRB ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर
पूछा गया प्रश्न है। तो कैसे सोल्व करेंगे इस टाइप के प्रश्न को, तो वो देखिए मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में हम बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रश्न में आपको बोला गया है कि पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का, यानी कि पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत या मध्यमान क्या होगा। तो पहली 50 प्राकृतिक संख्या, यानी कि देखिए मेरे भाई, पहली 50 संख्याएं कब होंगी, ये तो है पहला, ठीक है, और लास्ट क्या है 50, यानी कि पहले 50 संख्याओं का मध्यमान या औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, 1 और 50 दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 50 और 1 को आपस में ऐड करेंगे तो बन जाएगा 51 है, और इस 51 को हम क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात हो जाएगा। तो मेरे भाई देखिए, 51 को यदि हम 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25.5। अब हमें देखना है कि 25.5 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 25.5 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर देखिए हम इस प्रश्न को आपको चेंज कर देते हैं। ध्यान से देखिए, समझिए, यहाँ पर केवल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं मेरे भाई, इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बोला कि पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान या औसत क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न होता कि पहले, यानी कि पहले 55 या 56 मान लीजिए मेरे भाई, पहले 55 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान या औसत क्या होगा। तो पहले 55 यानी कि 1 से 55, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझना, 1 से 55 है, यानी कि पहले 55 प्राकृतिक संख्याओं का औसत या मध्यमान क्या होगा। तो मेरे भाई इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 1 + 55, ठीक है, 1 और 55 कितना हो जाएगा, 1 और 55 मिलकर बन जाएगा मेरे भाई कितना, 56 है, और इस 56 को हम क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 55 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा 28, ठीक है, यानी कि 56 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 28, यानी कि पहले 55 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा 28। इसी टाइप से आपको इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करना है, और एवरेज टॉपिक से यह प्रश्न लिया गया था, ठीक है। और मेरे भाई इससे आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन अब किसके होंगे, यानी कि मैंने सबसे पहले 5 क्वेश्चन करवाए हैं किसके, मैथमेटिक्स के। अब इसके आगे होंगे जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए फिर उन क्वेश्चनों को भी हमें देख लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी है ब्यूटेन, ऑप्शन सी है मीथेन, और ऑप्शन डी है एथेन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार एग्जाम के अंदर आपको मीथेन के स्थान पर मीथेन का रासायनिक सूत्र भी दिया जा सकता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4, यानी कि हम बोल सकते हैं कि बायोगैस का मुख्य घटक है CH4, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए वर्ष 1903 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1905 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1907 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1911 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था। और मेरे भाई ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है,
क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बंगाल का विभाजन हुआ था वर्ष 1905 में। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मोहनजोदड़ो में मिली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन ए है अन्नागार, ऑप्शन बी है विशाल स्नानागार, ऑप्शन सी है सभा भवन और ऑप्शन डी है आवास गृह। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मोहनजोदड़ो में मिली सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस रंग का विचलन प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक होता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि किस रंग का विचलन प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मेरे भाई बैंगनी रंग का विचलन प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक होता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है फुलरीन और ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सिलिकॉन तत्व कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई बाकी आप याद रखना, यहाँ पर देखिए हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन ये तीनों के तीनों क्या हैं? कार्बन के अपर रूप हैं। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, माइक्रो प्रोसेसर निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
डी यानी कि माइक्रो प्रोसेसर है मेरे भाई चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर कंप्यूटर से भी लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर नोट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से इनपुट इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए माउस है, ऑप्शन बी है कीबोर्ड है, ऑप्शन सी है स्कैनर है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि मेरे भाई माउस है, कीबोर्ड और स्कैनर है, ये तीनों की तीनों डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये तीनों की तीनों क्या है? इनपुट इकाई हैं। ठीक है, तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यदि आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा उपकरण प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्टमीटर है, ऑप्शन बी है एमीटर है, ऑप्शन सी है ओम मीटर है और ऑप्शन डी है गैल्वेनोमीटर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि मेरे भाई ओम मीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है प्रतिरोध को मापने के लिए। ठीक है, तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल राजवंश के शासकों ने। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जल में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? ऑप्शन ए परावर्तन के कारण है, ऑप्शन बी है अपवर्तन के कारण है, ऑप्शन सी है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण है और ऑप्शन डी है व्यतिकरण के कारण है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? और मेरे भाई ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में भी पूछा गया था और मेरे भाई यही प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर भी पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि जल में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? तो ये हमें अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है मेरे भाई, आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर 2025 को स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपके एग्जाम के मात्र 60 से 65 दिन शेष बचे हुए हैं। और मेरे भाई यदि आप 60 से 65 दिन के बीच में अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर सबसे पहले लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। ठीक है, इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? ऑप्शन ए कार्बन है, ऑप्शन बी है सल्फर है, ऑप्शन सी है आयोडीन और ऑप्शन डी है सोडियम है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से एक धातु है कौन सा? सोडियम है। ठीक है, तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई बाकी आप याद रखना, कार्बन है, सल्फर है और साथ में आयोडीन है, ये तीनों के तीनों क्या हैं? तो मेरे भाई ये तीनों के तीनों हैं अधातु। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन भी सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे। ठीक है।